So hello everyone, welcome to all in my channel मिशन एक्स ग्रुप। सो फ्रेंड, आज हम प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका पेपर भी 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच है। तो अभी से 27 दिन बचे हैं, तो हम लोग रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं जो भी पीपीटी है, पीपीटी और पीडीएफ है, मैं ये आपको बाईलैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएंगे और उसको बूस्ट भी दे पाएंगे। फ्रेंड, मैंने मैग्नेटिज्म के ऊपर 2-3 लेक्चर बनाए हैं जिन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर वो अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। और उसमें मैंने ये सब कंटेंट मैंने उसमें कवर किया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो एयरफोर्स के हिसाब से ज़रूरी है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। इसमें स्क्रीन की दी गई लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और मैं इसका उच्चारण हिंदी में करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटैम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में है ये आप खुद जान सकें। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एयरफोर्स के पैटर्न पे बेस हैं। ना मैं नेवी की दावा कर रहा हूँ ना एनडीए का, ये सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के पैटर्न पे बेस हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और कुछ मेमोरी बेस्ड भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट, एक पावर लाइन है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई धारा फ्लो कर रही है। इसमें 2 केस बनते हैं। एक आपको चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बताना होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र इसके आपको नीचे बताना होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब अबव हो तब हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन सही है। और जब अगर नीचे दिया हो, अगर इस क्वेश्चन में पॉइंट बिलो इट होता, मतलब ये पावर लाइन है, आपको चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट के नीचे निकालना होता, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ईस्ट तरफ होती। ओके फ्रेंड, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर है, स्टेट चालक है, उस चालक में करंट आई फ्लो हो रहा है और ये चालक आपको प्लेस किया कहाँ, एक्स एक्सिस पे। सो इतना जो भी सब ये दिया है x=a+-2, ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें ज़रूरी क्या है कि एक्स एक्सिस दिया है और एक्स एक्सिस पे ही ये रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एंगल बनेगा वो फ्रेंड 0 एंगल बनेगा। और जब एंगल 0 बनता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सब में साइन थीटा यूज हुआ है, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता था। इसलिए जब साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसलिए सबने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। करंट कह रहा है कि एक कॉइल है, कुंडली है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी वजह से ये कुंडली किस तरीके का व्यवहार करेगी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ये सिंपल है, बार मैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगी। और इसमें अगर जो कॉइल है, असेंबली ऑफ कॉइल मतलब कॉइल का समूह मिला के एक सोलेनॉइड बनता है। और जब यही कॉइल का समूह एक रिंग के आकार का हो जाता है तो उसको हम लोग टॉरॉइडल कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और बार मैग्नेट की खास बात क्या है कि बार मैग्नेट में पोलैरिटी होती है, मतलब किसी भी जब कॉइल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है तो हमेशा उसको बार मैग्नेट ही कहेंगे। चौथा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक कॉइल है, एक कुंडली है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर कंडीशन दे रहा है कि अगर ये धारा 2I कर दी जाए और इसकी जो त्रिज्या है वो R आदि कर दी जाए, तो जो नई मैग्नेटिक फील्ड, नई चुंबकीय क्षेत्र इस सेंटर में बनेगा वो कितना होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में
बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से यहाँ आपको निकालना बताया था कि क्या फॉर्मूला आया था, उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4B आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है उसका, म्यू नॉट इक्वल टू NI/2R। मैंने सब प्रोवाइड किया है इस PPT में, और ये आप टेलीग्राम से इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब ये फिगर फ्रेंड आधा बना है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक APB एक अर्ध सर्किल अर्धवृत्त है और एक AQB एक ये अर्धवृत्त है। तो इस अर्धवृत्त में जो करंट की धारा की दिशा है वो घड़ी के अनुदिश है, और इसमें जो धारा की दिशा है वो घड़ी के विपरीत है। तो इसकी वजह से जो इस सेंटर में केंद्रक में C पॉइंट पे क्या विद्युत क्षेत्र बनेगा वो पूछ रहा है। तो इज़ वेरी सिंपल। जैसा कि अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें, इसमें कोई आपको मैथमेटिकल यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बताया है कि एयरफोर्स का पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है। वो थ्योरेटिकल में ऐसा क्वेश्चन लगा आपको दे रहा है कि उसी में घुमा रहा है वो, तो इसमें आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है। आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। इसमें आप देखेंगे कि ये ऊपर इस अर्धवृत्त की जो चुंबकीय दिशा है वो आपकी इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ है, और इसमें आपकी बाहर की तरफ है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको लिखा भी है जो मैंने आपको बताया कि उसमें इनवर्ट, इसमें आउटवर्ड। इनवर्ट का साइन होता है क्रॉस और आउटवर्ड का साइन होता है सर्किल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, B = म्यू नॉट NI, इसका आंसर पहला। लेकिन फ्रेंड अगर एक कंडीशन और बनती सोलेनॉइड में, अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र इन किनारों में पूछ रहा होता तो इसका आंसर सेकेंड नंबर होता। अगर इन किनारों में पूछ रहा होता तो इसका आंसर क्या होता? 1/2 म्यू नॉट NI, तो इसका आंसर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड कह रहा है कि एक पाइप है, यहाँ पाइप की बात हो रही है, वायर की बात नहीं हो रही है। पाइप है, एक कॉपर पाइप है। कॉपर पाइप में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इस पाइप के अंदर क्या बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र इस पाइप के बाहर क्या बनेगा। तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि इस जो पाइप है, ये इस पाइप के अंदर ये हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप के अंदर यहाँ हवा भरी होगी, और एयर आपको पता है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड = 0। लेकिन बाहर की बात करते हैं, बाहर इनफाइनाइट नहीं होगी। इनफाइनाइट नहीं होगी क्यों? क्योंकि ये एक कुछ लिमिटेड डिस्टेंस पे ही इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए ये फाइनाइट आएगी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों ने इसको मुझसे पहले ही कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्स अब कह रहा है कि स्टेशनरी चार्ज है, मतलब चार्ज वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी स्पीड सब 0 है, आराम में है। कह रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पे जब चार्ज पार्टिकल जाता है, अगर ये मोशन में है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन पढ़े थे, 3 केस पढ़े थे। 0 जब एंगल बनाता है तो लीनियर मोशन, 90 डिग्री एंगल बनाता है तो सर्कुलर मोशन, और जब आर्बिट्री एंगल बनाता है, कोई भी एंगल नहीं बनाता है 0 से 90 के बीच में, तो हेलिकल में मोशन करता है। तो इसमें जब ये स्टेशनरी चार्ज होगा, ये मूव ही नहीं करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? कितना फोर्स लगेगा? 0। भाई जब ये मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो अपने आप उसका फोर्स 0 हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक मूविंग चार्ज, एक सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा? ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने सब आपको समझाया था 15-20 मिनट,
तो उसमें आप उसके थ्रू आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 आंसर इसका होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इसको हार्ड कैटेगरी में मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट में एक इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक बीम कैसे आ रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। एक आ रही है, सॉरी एक नहीं आ रही, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये बीम आ रही है। ये आप केस ऐसा समझिए कि जैसा ये आप समझ लीजिए अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता था, प्रकाश का अपवर्तन जब होता था तो ऐसे बीम आती थी, ऐसे मुड़ जाती थी, फिर चली जाती थी। सेम केस वही है, यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम जब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ रही है तो पूछा जब इससे इसके तरफ टकराएगी तब ये वेस्ट तरफ जाएगी या ईस्ट तरफ जाएगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब ऊपर से नीचे आए, जब कोई बीम ऊपर से नीचे आए तब कहाँ जाती है, टूवर्ड वेस्ट। जब नीचे से ऊपर जाए मतलब वर्टिकली अपवर्ड आए तो टूवर्ड्स ईस्ट। ये दोनों केस आपको बता दिए। नॉर्थ साउथ तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है, हमेशा ईस्ट या वेस्ट में आंसर होता है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए आप कि नॉर्थ साउथ कभी नहीं होता, हमेशा ईस्ट या वेस्ट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक बार शायद ये पूछा गया था, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसमें कह रहा है कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो सपोज कीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से सेम मोमेंटम सेम वेलोसिटी में आ रहे हैं, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझ लो इस तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर इंटर करेंगे। जब परपेंडिकुलर इंटर कर रहे हैं ये, तो ये पूछ रहा है कि इनका ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब इनका पथ क्या होगा, ये कैसे, मतलब लीनियर जाएंगे, सर्कुलर जाएंगे, इलिप्टिकल जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है आपस में जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो ये अपने आप सर्कुलर में घूमेंगे। लेकिन सर्कुलर में तो घूमेंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और इनकी वेलोसिटी क्या है, राइट एंगल से ये लोग इंटर कर रहे हैं उसमें, ठीक। लेकिन दी क्या है यहाँ, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी और मोमेंटम सेम ना होता तो ये लोग सेम डायरेक्शन में होते। दो केस बनते हैं इसमें, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल क्या है कि एक समझ लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल जब इंटर इसमें कर रहा है तो उसका मोमेंटम पूछा है कि क्या होगा। तो यही तो एयरफोर्स की खास बात है कि ये टॉपिक को कोई को कनेक्ट कर रहा है। ये 11th का टॉपिक है और ये मैग्नेटिज्म 12th का टॉपिक है, तो इसने ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट किया। अब आपको मोमेंटम पता ही है, एम भी होता है। अब इसमें क्या है, ये अब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन और मोशन, मतलब मोशन और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। जब मोशन और डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो पहला आंसर सही है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स मोशन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है सपोज कीजिए, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्रॉस्ड, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था v = E/b, मतलब वेलोसिटी जो फिल्टर बताया था, समझ लीजिए वेलोसिटी फिल्टर एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ मैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब प्लस और ये माइनस। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, लेकिन मूव अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब जब ये छोड़ा गया तब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अंदर जाके मूव करेगा वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए थे वो कुछ वेलोसिटी से आ रहे थे,
लेकिन ये जो इंटर किया है ये जीरो वेलोसिटी से इंटर किया है, और जब ये अंदर एकदम से गया तब ये चार्ज मतलब तब ये मोशन में आ जाएगा। तो वही कह रहा है जब ये मोशन में आएगा तो ये कौन सा पथ फॉलो करेगा, सर्कुलर बनाएगा या इलेक्ट्रिकल बनाएगा या लीनियर बनाएगा या साइक्लॉइड बनाएगा। तो ये फ्रेंड डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ये साइक्लॉइड बनाएगा। अब साइक्लॉइड शेप क्या होता है वो आगे देखिए, ये लिखा है पथ ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रिम। जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा, ये रिम होती है, ये शेप में बनाएगा। साइक्लॉइड शेप क्या होता है कि रिम ऑफ द व्हील, मतलब जो रिम होती है, ये आपने रिम देखी होंगी ये, तो जो पहिए की रिम होती है ना उस शेप का जो पथ होता है उसको साइक्लॉइड कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इन एनी फील्ड डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी एंड नेचर ऑफ फील्ड। इसमें फ्रेंड ये कह रहा है क्वेश्चन कि सपोज़ कि ये कोई फील्ड है। अब कोई फील्ड क्या है, चाहे वो आपसे ये फील्ड क्वेश्चन फील्ड के बारे में पूछ रहा है। सपोज़ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड हो सकती है। उसमें कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है ये, जब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मान लो मूव कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब और इसकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड, मतलब इसका जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। मतलब वेलोसिटी और फोर्स में ये इक्वेशन, ये मतलब रिलेशन है। तो कह रहा है कि अब बताओ कि ये कौन सी फील्ड में है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बता रहा है कि आपको फील्ड पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है। इतना पता है कि एक चार्ज पार्टिकल है वो इसमें मतलब मूव कर रहा है, और रिलेशन क्या दिया कि जितना तेज वो मूव करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें। अब आपको बताना है कि ये ऐसा केस किस में होता है। ये फील्ड मैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रिक इन नेचर फील्ड क्या होगी वो मैं आपको अगर आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है उसके हिसाब से। तो इन एक क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वायर थे, इसमें इक्वल और मतलब समान और अपोजिट दिशा में करंट फ्लो कर रहा है। मान लो करंट आई इसमें ही फ्लो कर रहा है और करंट आई इसमें ऐसा फ्लो कर रहा है। अब ये केस तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नया एप्लीकेशन क्या है इस केस का कि ये दोनों वायर आपस में ट्विस्टेड कर दिए, मतलब मोड़ दिए। ऐसा फ्रेंड करते क्यों हैं, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों की हमको मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करना पड़ती है। तो ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। मान लो आप पास में, आप अभी मैग्नेटिक फील्ड इन लोग की मान लो हम लोगों ने क्या निकाली थी, म्यू नॉट आई 4 पाई, इस टाइप से निकालते थे हम लोग। तो वो ही मान लो अभी 10 है इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग इनको पास ला के एक बार ट्विस्ट करते हैं, एक बार मतलब इन लोग को पास लाए एक बार मोड़ दिया, तब इनकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो 1 हो गई। तो इसका पहला आंसर तो सही हो जाएगा। लेकिन अब कैंसिल क्या है, अब वो क्या कह रहा है, 2 वायर कैरी इक्वल कैरी आर ट्विस्टेड टुगेदर। अब ट्विस्टेड टुगेदर कितनी बार किए गए हैं ये नहीं कह रहा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल भी आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि एक लिमिट तक, क्योंकि अपोजिट देखो आपको पता है कि अपोजिट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आप कुछ देर बाद कैंसिल हो जाती है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो इसको अगर 2-3 बार ट्विस्टेड करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड पहले रिड्यूस होगी फिर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड। फैन करंट इज पास थ्रू सोलेनोइड देन सोलेनोइड विल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये सोलेनोइड है, इसमें करंट पास जब करेंगे तो सोलेनोइड बढ़ेगी घटेगी या कोई चेंज नहीं होगा या वाइब्रेट करेगी। आपने आंसर कर लिया होगा। आपको पता है सोलेनोइड में करंट फ्लो होगा तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट होगा। इस कॉइल में सेम डायरेक्शन में, इस कॉइल में सेम डायरेक्शन में, इस कॉइल में, सब में कॉइल में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, आपने वायर में पढ़ा भी होगा, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब इनकी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये आपस में श्रिंक होगी, मतलब सोलेनोइड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ेगी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 17 क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एंड टॉर्क। मतलब कह रहा है कि एक लूप है, एक सर्कुलर लूप है, एक
रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक फ्रेंड, 2 लूप हैं, इसमें सेम करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है। अब वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ नेट फोर्स और टॉर्क की वैल्यू निकालना है। तो नेट फोर्स की वैल्यू फ्रेंड 0 हो जाएगी दोनों में, और टॉर्क की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना कि टॉर्क की वैल्यू नॉन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी वाला डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, लेकिन मैंने आपको पूरी इमेज शो करके बताई थी क्या टॉर्क होता है। प्लीज़ वीडियो में देख लेना, आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस पता है फ्रेंड 0 होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो इसका पहला आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द रेंज ऑफ एमीटर। अब ये फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, ये मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है, क्योंकि इस टाइप एयरफोर्स का पैटर्न बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो एयरफोर्स के लिए ही डेडिकेटेड की है। अब क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी। अब इसका क्या है कि एमीटर की रेंज कह रहा है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ओनली इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। जो रेंज ऑफ एमीटर है केवल हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ क्यों नहीं से कर सकते फ्रेंड? क्योंकि अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो जो आई है वो गैल्वेनोमीटर के करंट से छोटा हो जाएगा, और अगर ये केस हो जाएगा तो जो शंट लगाते हैं हम लोग वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ओनली इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? बाय कनेक्टिंग सुटेबल रेजिस्टेंस पैरेलल टू एमीटर। ये सपोज कीजिए ये आपका ऐसा एमीटर लगा है, ओके। एमीटर के पैरेलल में हम लोग एक सुटेबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, ना हाई का हो ना लो का हो। जब सुटेबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, अब इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका रेंज इंक्रीज़ हो गई एमीटर की। ऐसे रेंज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है फ्रेंड किस में, वोल्ट मीटर में। द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसका क्या है कि हम लोग इसमें जब चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, और जब चाहें तो इसकी रेंज घटा भी सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब इंक्रीज़ कैसे करेंगे हम लोग, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे सूटेबल, तो ये हम लोग क्या हो गया, केस इंक्रीज़। लेकिन अगर इसमें पैरेलल में हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वोल्ट मीटर सपोज कीजिए, और ये वोल्ट मीटर के हम लोगों ने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसकी रेंज डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा उस केस में नहीं होता। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, ये आने की संभावना बहुत है इसकी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे शायद, नए हैं, मेमोरी बेस्ड है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है, हो क्या रहा है सर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ यूज हुई हैं। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, कि ये एक सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मूव करते करते जिस भी शेप में घूम रहा हो, तो यहाँ एक लेड था, ये मूव करते करते लेड में पेनिट्रेट कर गया, मतलब लेड में भेदन हो गया इसका, जो लेड मतलब इसको LED, इसमें इसने भेदन कर दिया, तो इसकी मान लो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी। जाहिर सी बात है, ये बंदूक, ये आपको समझ लो बॉक्स है, और जब आप यहाँ बंदूक चलाएंगे तो जो बंदूक की जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी वो रिड्यूस होगी इसमें जाने के बाद, वही चीज़ में है। तो अब उसके बाद वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस पथ कितना होगा। तो आपको पता है, जो आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, इसमें हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स देखते थे, इसमें एक ये वाला फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें मतलब QV साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r होता था। इसमें हम लोग r की वैल्यू कितनी निकालते थे फ्रेंड, जो मैंने लिखी है ये r की वैल्यू ये निकल के आती थी इसमें।
अब ये वैल्यू जब हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से पुटअप करेंगे ना, तो इसमें अब वो क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ है नहीं है, कैसे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी? आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। तो वी की वैल्यू यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एम अंडर रूट 2k अपॉन एम आ जाएगी और अपॉन में क्यू बी। अब यहाँ क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जब हाफ हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो आर जो होगा वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के बचेगा। तो अब ये हम लोग के पास रिलेशन आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर से और काइनेटिक एनर्जी का। अब वो क्या कह रहा है कि अब आप फिर करो क्या कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है हम लोग की? हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√2। तो अपने आप आंसर आ गया कि ये क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस टू 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब अपनी इनिशियल वैल्यू से 1/√2 टाइम कम हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार और इस बार आप रिपीट करके ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है फ्रेंड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन वेयर टू मशीन केम क्लोजर वेरी। सो इस जो क्वेश्चन है इसमें दो केस बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, मतलब धारा यहाँ से आ रही है, और एक प्रोटॉन की जो स्ट्रीम, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन धारा वो आपस में पैरेलल में जा रहे हैं। तो अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन के दो केस बनते हैं कि कब ये दोनों जो स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पास आएंगी। पहला केस है, केस 1 में क्या है? कब पास आएंगी, और केस 2 में क्या है? ये कब दूर जाएंगी। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ये पास कब आएंगी? जब पहला केस क्या है कि ये पास कब आएंगी? तो पास कब आएंगी? जब दे हैव स्मॉल स्पीड, मतलब दोनों ये इसकी स्ट्रीम और इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो स्मॉल हो, और जब दोनों का रिपल्सन मैग्नेटिक इंट्रैक्शन इज वीकर, मतलब इन दोनों का जो रिपल्सन है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है भाई, जितना ये लोग कम रिपल करेंगे उतना ये लोग आगे जाके मिलते जाएंगे। सेकेंड केस क्या होता है? ये सेकेंड केस आगे बताता हूँ। सेकेंड केस क्या है कि ये मतलब मूव अपार्ट कब करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर कब जाएंगे? तो दूर तब जाएंगे जब इनकी वेलोसिटी हाई होगी और इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज बेस्ड है। लैंग्वेज आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। यही एयरफोर्स में नीड है, और ज़्यादा एक्सेसिव नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें कंसाइज नॉलेज की ज़रूरत है। जो आपने 11th-12th में बहुत वास्ट नॉलेज गेन की है, उसी को कंसाइज करना है, वही आपके काम आएगी। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। उसमें था कि डिपेंड ऑन इस वेलोसिटी, इसमें क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज़ कीजिए ये कोई फील्ड है, आपको पता नहीं है कौन सी फील्ड है। इतना पता है कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इसमें अगर उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब जिसका फोर्स है, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, फोर्स सेम रहेगा, मतलब फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो ऐसी कौन सी फील्ड होगी? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ज़रूर होता है। अगर ये मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी कुछ चार्ज पार्टिकल की होगी, तो उसमें फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ, इसलिए इलेक्ट्रिक इन नेचर आ जाएगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन? कह रहा है कि करंट कनेक्टेड डबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको पता ही है, ये मैंने केस आपको कराया भी है कि दो पैरेलल करंट, मतलब दो पैरेलल वायर हैं, कंडक्टर हैं, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब वो कह रहा है करंट जब फ्लो कर रहा है तो अगर करंट डबल कर दिया जाए तो कह रहा फोर्स क्या होगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, F = μ0 अपॉन 4π I1 I2 अपॉन R² होता है। अब
अब इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 है। हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और I2 है। यहाँ I1 I2 डबल हो रहे हैं, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, 2 × 2 कितना हो गया 4 है। तो नया फोर्स क्या आ जाएगा 4 है, वेरी सिंपल। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था, लेकिन कन्वर्जन हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के साथ इतना अच्छे से पढ़ा था कि ये आपको मैंने क्वेश्चन जान पूछ के रखा है कि आपको जो ड्राइव नॉलेज है उससे आप ड्राइव करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर से एमीटर करेंगे, कैसे कन्वर्ट होता है। ये सपोज कीजिए आपको गैल्वेनोमीटर है, मैंने गोपाल ट्रिक भी बताई थी, आपको याद आ रहा होगा। मतलब गोपाल से गैल्वेनोमीटर ए से एमीटर में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। अब इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा शंट का, तो शंट का डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो 11th 12th के लिए ज़रूरत है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ये S=I मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट अपॉन I-IG मल्टीप्लाई जो G है। अभी G क्या है, यहाँ जो ये हम लोगों ने देखा था, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये G, और ये है शंट, ये बन गया आपका एमीटर। ये शंट मतलब लो रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड आज के इतना ही। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन 25 टाइप के देखे हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन जो हैं आपको इसी में आपको बार बार देखना है, इसी के ऑप्शन आपको बार बार समझना है। और फ्रेंड ज़्यादा बाहर से नहीं आता है, आपके सिलेबस से ही आता है, बस आपको अपना सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जितनी पुरानी वीडियो हैं उनको जाके ज़रूर देखिए, मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके फ्रेंड।